नमस्कार, शाम के 7 बजे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूपिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलवामा के काकापुरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया है। वहीं 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सुबह 10 बजे के करीब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से भी गोले दागे। भारत ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की फायरिंग का खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। साथ में जो ये छोटे छोटे सिलेंडर पड़े हैं, ये अभी हमारे यहाँ से सिर्फ 50 गज की दूरी पर पड़ा एक बहुत बड़ा हैवी 125 मोटार पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मवेशी भी बंदे हम तो देखने नहीं गए, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग इधर बहुत मजबूर हैं, हमारा कोई पाया नहीं कर रहे लोग। तो देखो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत ऐसे ही जा रही है। उनकी 3 महीने हो गए बच्चों के घर बैठे हुए। पाकिस्तान अक्सर जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन करता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में सीजफायर का समझौता हुआ था। इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 369 बार सीजफायर का उल्लंघन किया। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 300 बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 14 जवान और 12 आम लोगों की मौत हुई है। दोपहर के वक्त पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में भी फायरिंग शुरू कर दी। असम के तिनसुकिया जिले में उल्फा आतंकियों के हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 घायल। आज सुबह तिनसुकिया के डिगबोई में सेना का काफिला उल्फा बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। धमाके के बाद सेना का काफिला रुकने पर उल्फा के आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी फायरिंग का जवाब दिया। घटना को मैं निंदा करता हूं और जो भी इस घटना में शामिल है उसको सही सबक सिखाया जाएगा। हमारी बस यही एक प्राथमिकता हमेशा रहती है कि जो हमारे सैनिक हैं या सुरक्षा बल के जो लोग लगे हैं और जो नागरिक गण हैं उस इलाके में, उन पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी जान को कुछ होना नहीं चाहिए। उसमें जो भी व्यक्ति हैं, हमारे सैनिक जो हैं, उस पर जो कार्रवाई करनी है कर रहे हैं। सेना के जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम है हवलदार मुल्तान सिंह, हवलदार रिशपाल सिंह और नायक नरपत सिंह। आतंकी संगठन उल्फा की स्थापना 1979 में असम के शिवसागर जिले में की गई थी। उल्फा असम को देश से अलग करने की मांग करता है। उल्फा असम के अलावा पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है। केंद्र सरकार ने 1990 में उल्फा को आतंकी संगठन घोषित किया। इसके बाद सेना ने उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तिनसुकिया हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की। गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने 5 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। नारायणपुर के बेचा कीलम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं शामिल हैं। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पैसे के लिए नक्सली परेशान है। वो लोग अपने नोट बदलने के फिराक में है और बाहर आ रहे हैं। विगत 8 दिनों में 15 माओवादियों की बॉडी हम लोगों ने रिकवर किया है। ये भी एक रिकॉर्ड है। आजकल पुलिस जब से मिशन 2016 चालू हुआ है बहुत ज़्यादा आक्रामक हुई और पिछले जो भी अभियान आप सारे देखेंगे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे ही हुए हैं। अब जो नक्सलियों की थॉट थी कि हम बॉर्डर पे बचे रहेंगे, वो अब नहीं है, धीरे धीरे करके। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान पिछले 8 दिनों में 15 नक्सली मारे गए हैं। 16 नवंबर को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सली मारे गए थे। कहा जा रहा है कि नोट बदलने के लिए नक्सली अपने अड्डों से बाहर निकल रहे हैं और इसी दौरान मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। उधर ओडिशा की मलकानगिरी में 100 से ज्यादा नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया। शादी का कार्ड दिखाकर बैंकों से 2.5 लाख रुपए निकलवाने के सरकार के ऐलान के बाद भी लोगों को कैश नहीं मिल रहा है। दिल्ली की रहने वाली मीनाक्षी शर्मा की बेटी की शादी 3 दिसंबर को है और वाराणसी में बैंक के बाहर खड़े कुंज बिहारी सिन्हा के बेटे की शादी 21 नवंबर को है।
दोनों की परेशानी एक ही है। इन्हें लग रहा था कि सरकार के ऐलान के बाद इनकी मुश्किल कुछ आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉटर है, बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी है? हाँ जी। बेटी की शादी है? हाँ जी, 3 दिसंबर को। 4 दिन हो गए बैंकों के चक्कर काटते काटते, कुछ नहीं कहते हैं, कैसी नहीं है, हमारे ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आया। पीएम मोदी के निर्देश पर लोगों की मदद करने निकले सांसदों में से एक मीनाक्षी लेखी भी थी, जिन्होंने महिला की मुश्किल सुनकर बैंक के अंदर जाकर बात भी की, लेकिन दिक्कत दूर नहीं हुई। लेकिन जो ब्रांच मैनेजर है उनकी खुद की शादी है दिसंबर में, और उनका ये कहना है कि भाई बहन और बाकी सब लोग भी क्या 2.5 लाख निकाल सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन 2-3 घंटे में हमारे पास आएगी, और मैंने उनको कहा कि आप इनको एक स्थायी समय दीजिए सोमवार का। और 17 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने शादी वाले परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया था। शादी का कार्ड दिखाकर दूल्हा दुल्हन या माता पिता में से कोई एक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकेगा। बैंकों का कहना है कि आरबीआई की गाइडलाइन उनके पास पहुंची ही नहीं है। सोमवार तक बैंक शादी वाले परिवारों को 2.5 लाख दे सकते हैं। आज बैंकों में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही किसी भी बैंक में नोट बदलवाने की सुविधा दी गई थी। एनआईए और मुंबई पुलिस की टीम विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार रात को जाकिर नाइक के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद आज सुबह से ही मुंबई में उसके 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सबूतों और दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए भारत बुलाया जा सकता है। मुंबई पुलिस की मदद से एनआई की टीम ने जो आईआरएफ का जो हेड ऑफिस है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और साथ ही साथ ग्लोबल एजुकेशन जो दूसरा ऑफिस है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया है। और वो अपने को इस देश की मिट्टी से जोड़ते नहीं है, वो गोरी और गजनी को हीरो मानते हैं, लेकिन हमारी संविधान है उसमें केस तैयार होती है, तो एनआईए ने दस्तावेज तैयार कर दिया है, अब उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। नाइक के सामने कुछ कठिनाइयाँ आ गई हैं, मगर कानून उन्हें पूरा मौका देगा कि वो अदालत के सामने जब सारे पेपर्स रखे जाते हैं वो अपना बचाव कर सकें, अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें। उनके जो लेक्चर्स है उसके बेसिस पे, उन लेक्चर्स के बेसिस पे एक फ्रेश एफआईआर अभी नहीं हो सकता, बिकॉज कानून ये कहता है कि फॉर वन ऑफेंस दे कैन नॉट बी मोर देन 1 एफआईआर। और ये जो फ्रेश एफआईआर अगर उसी बेसिस पे किया जा रहा है तो ये हमारे हिसाब से जो है कानून में नहीं बैठता। महाराष्ट्र पुलिस ने जाकिर नाइक के खिलाफ युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। सरकार ने 15 नवंबर को जाकिर नाइक के एनजीओ पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। जाकिर नाइक की संस्था पर आरोप है कि उसने विदेशों से मिले चंदे का धर्मांतरण और आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब आईआरएफ न तो कोई बैठक कर सकेगी, न ही अपनी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की मौजूदा संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। जाकिर नाइक इस वक्त विदेश में है। गिरफ्तारी के डर से वो भारत नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले अपने पिता के निधन के बाद भी वो मुंबई नहीं आए। पीएम मोदी के निर्देश पर देश भर में बीजेपी सांसद आज बैंकों में लोगों की मदद के लिए पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी सांसद बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा पंजाबी बाग इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर लोगों से मिले। भोपाल के सांसद आलोक संजर ने भी बैंकों के बाहर लोगों की मदद की। यूपी के सीतापुर में बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने भी बैंक पहुंचकर लोगों का हाल जाना। कुल मिला के लोग इसकी बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं, और मुझे कहीं से भी ऐसा किसी भी एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि जिसको कोई ये फैसले के ऊपर में कोई परेशानी हुई हो। अब आम लोगों से भी पूछोगे तो वो लोग भी सराह रहे हैं इस बात को कि वाकई प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही अनुकरणीय इन्होंने पहल करी है। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बैन का ऐलान किया था। 24 नवंबर तक जरूरी सेवाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 नवंबर तक देश भर के नेशनल हाईवे टोल फ्री कर दिए गए हैं। नोट बैन के 11वें दिन आज बैंकों के बाहर कतार थोड़ी कम हो गई है। नोट बैन के बीच दिल्ली पुलिस के एसएचओ और कई पुलिस वालों पर 1 करोड़ रुपए के पुराने नोटों की गबन का आरोप लगा है। मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है। हाथ में 500 के नोट दिखाती इस महिला का दावा है कि उसे ये नोट दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने टीटू नाम के एक कबाड़ी से सूचना के आधार पर 1 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन महिला का आरोप है कि पुलिस वालों ने रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिए। महिला का दावा है कि पुलिस वालों ने उसे धमकाया। करोड़ से ऊपर नोट मिले उसको, तो मैंने ना जहांगीरपुरी थाने में 3 अफसर लोगों को मैंने कॉल किया। मैंने बोला सर ऐसी बात है। किसको फोन किया आपने? मैंने श्री भगवान और
सुरेश सर को मैंने फोन करा। जो 5,000 रुपए दिया है इनको, पहले आप यहाँ मत रहो, गाँव जाओ। तो 2-3 बार पुलिस वाला घूम रहा, तो देखा तो उसको पता नहीं लगा। जब कोई किसी ने फोन करा, जब पता लगा, चौथा बार इसको ऊपर उठा, जब उठा पकड़ के ले गया। 5 किलो पन्नी में उसमें पैसा भरा हुआ था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया है, लेकिन कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। जिस कबाड़ी के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, वो भी अभी गायब है। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिसकर्मी 15 नवंबर की रात को टीटू कबाड़ी को घर से उठाकर ले गए थे। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। शिकायत करने वाली महिला का दावा है कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया और देर शाम तक थाने में बैठा कर रखा गया। यूपी के 11 शहरों में डायल 100 सर्विस की शुरुआत की गई है, यानी फोन पर मदद मांगने के 10 से 20 मिनट के भीतर पुलिस पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में डायल 100 सर्विस का उद्घाटन किया। दावा किया जा रहा है कि इससे यूपी पुलिस हाईटेक हो जाएगी और वारदात के फौरन बाद मौके पर पहुंचेगी। फिलहाल लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद और रामपुर में इसे शुरू किया गया है। अभी तक तो आपको थाने जाना पड़ता था, आपको पुलिस के पास जाना पड़ता था तकलीफ के बाद। कम से कम समाजवादी लोगों ने वो परिवर्तन लाने का काम किया है कि अगर आप फोन मिलाओगे, पुलिस आपके सामने आपके पास खड़ी दिखाई देगी। जब तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, कोई भी योजना कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई सफल नहीं हो सकती। शहरी इलाकों से सूचना मिलने पर 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंचेगी, जबकि गांव में 20 मिनट के भीतर। डायल 100 सर्विस का कॉल सेंटर लखनऊ में बनाया गया है। कॉल सेंटर की सभी 200 कर्मचारी महिला हैं। पुलिस को हाईटेक गाड़ियां दी गई हैं। फोन आते ही स्क्रीन पर मौकाए वारदात का पूरा नक्शा आ जाएगा। यूपी के बाकी बचे शहरों में भी 15 दिसंबर तक डायल 100 सर्विस शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग अपनी किडनी देने की पेशकश कर रहे हैं। मुंबई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फहीम सुषमा स्वराज को अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं। उनका परिवार भी इस फैसले में उनके साथ है। दरअसल फहीम को मालदीव में ड्रग्स तस्करी के झूठे केस में फंसाया गया था। सुषमा की मदद से वो रिहा होने में कामयाब हुए थे, तभी से वो सुषमा स्वराज के जबरदस्त फैन हैं। और अगर मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं सर, अगर आप लोग अपने चैनल के थ्रू ये बाइट अगर उन तक पहुंचा दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा सर, क्योंकि मैं दिल से उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। जिस तरह मेरा केस जो सबसे बड़ा केस था सर, तो उस तरह मैं चाहता हूं कि सबसे पहला प्रेफरेंस मुझे मिले। सिर्फ फहीम ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग सुषमा को अपनी किडनी देने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए सुषमा ने ट्वीट किया, शुक्रिया भाइयों, किडनी पर किसी धर्म का ठप्पा नहीं होता। मुरादाबाद का एक बुजुर्ग दंपति भी सुषमा को अपनी किडनी डोनेट करना चाहता है। बहुत प्रेरणाप्रद है हम महिलाओं के लिए कि हम भी इसी तरह से अपने देश की सेवा कर सकें जिस प्रकार से उन्होंने की है, इसलिए कि वो एक महान व्यक्तित्व हैं, महान महिलाओं के रूप में भी हमारे लिए प्रेरणाप्रद हैं। अगर हम उनके कुछ काम आ सकते हैं या हमारी एक किडनी उनके काम आ सकती है तो हम अपने को धन्य समझेंगे। 15 नवंबर को सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है। सुषमा फिलहाल एम्स में डायलिसिस करवा रही हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की भी तैयारी की जा रही है। सुषमा को पिछले 20 साल से डायबिटीज है, इसकी वजह से किडनी की समस्या बढ़ी है। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद रायपति एस राव ने भी विदेश मंत्री को अपनी एक किडनी देने की पेशकश की। ब्रिटेन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 14 साल की एक लड़की ने कैंसर से मौत से पहले अपने शव को डीप फ्रीज यानी बर्फ में जमा देने की लड़ाई अदालत में जीत ली। बेहद हैरान करने वाले इस केस में कैंसर से पीड़ित लड़की ने कोर्ट से कहा था कि उसकी मौत के बाद उसके शव को दफनाया ना जाए बल्कि डीप फ्रीज में रखा जाए। लड़की को उम्मीद थी कि एक दिन जब उसकी बीमारी का इलाज मिल जाएगा तो उसे फिर से जिंदा किया जा सकेगा। लड़की की मौत से 11 दिन पहले कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। कानूनी कारणों से लड़की और उसके माता पिता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। It was a difficult case, not least because of the emotional element, of course, but also we were up against a great deal of time pressure, not knowing how much time there was between when we were commencing our attempts to get the court to make its decision and when the decision was really needed to be taken. Added to which,